ना, वो क्या है, मध्य बिंदु है। अरे अगर ये मध्य बिंदु है इसका मतलब ये 1:1 में होगा, या फिर कह सकते हैं कि ये जो OA का जो डिस्टेंस होगा OB के डिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब M1 रेशियो M2 जो होगा वो 1:1 होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज जो मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ इसके एग्ज़ाम में आने का चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे आज का है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का रूप लिखना है आपको। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप 156 जो दिया हुआ है इसका आपका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्या से इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए, तो अभाज्य संख्या मतलब क्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, मतलब कि वैसा नंबर जिसका जो सिर्फ एक से या फिर खुद से कटता उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये अभाज्य संख्या से इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 से करते हैं तो 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 का 3, 3 3 9। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो आपका जो 156 का अभाज्य गुणनखंड आया तो ये क्या आ गया, ये आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यदि a बराबर BQ + R, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए आखिर ये है क्या। देखिए जैसे ये आपका है a, इसको b से डिवाइड करना है, आएगा आपका q, और ये आपका जो बचता है रिमाइंडर इसको हम लोग बोलते हैं r। ये आपका क्या है, भाज्य, ये आपका क्या है, भाजक, ये आपका क्या है, भागफल, और ये आपका क्या है, शेषफल। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखिए आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि r जो है, r मतलब ये क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। यहाँ पे एक नियम आपको याद रखना है कि शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये 0 के बराबर भी हो सकता है और भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। इसको हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कि a बराबर BQ + R, BQ + R, मतलब भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस R के बारे में बताइए। तो R का मतलब हो गया क्या कि R जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है कि 7√5 कैसी संख्या है, आपको बताना कैसी संख्या। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक नहीं है, या फिर नॉट, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7√5 जो आपका है ये है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 तो आपका क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ √5 भी है और ये √5 कैसा है, अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हमारे पास मिलेगा अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर ये ग्राफ को आपको देखना है कि ग्राफ को देखिए ये x एक्सिस को, मतलब x अक्ष को ये कितने बार कट किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ना 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये जो ग्राफ x एक्सिस को 3 बार कट किया है। इसका मतलब इस y = px का शून्यकों का संख्या कितना होगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ये x एक्सिस है आपका, देखिए ये जस्ट टच किया, फिर कट किया, फिर कट किया, फिर कट किया। अब आपको बताना है कि ये जो px का ग्राफ है, y = px का जो ग्राफ है ये इस x एक्सिस को कितने बार कट किया। देखिए तो चाहे तो टच करे या फिर कट करे, हम लोग 1 गिनेंगे उसको, ठीक है ना, 1 2 3 और 1 4, मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। आई बात समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बहुपद x² - 15 के शून्य क्या हैं। तो आपको शून्य निकालना है आपको। तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसको बराबर शून्य रखेंगे, यानी x² - 15 बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि x² बराबर
15। देखिए ये जो x है आपका, ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 15। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस रूट 15, यानी x का जो वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया आपका, एक आया रूट 15 और दूसरा आ गया आपका माइनस रूट 15। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि देखिए अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। और अगर आप माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे फिर भी आपको क्या मिलेगा, आपको रूट 15, आपको 15 ही मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि x का वैल्यू रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 15। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा बहुपद है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है कि दो गो शून्यक होगा इसका, तो उन दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं इसका जो शून्यक होगा वो अल्फ़ा और बीटा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो शून्यक का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका c/a। क्या होता है, c/a। एक और आपका होता है फॉर्मूला किसका, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शून्यकों का योग कितना होगा तो बोलेंगे माइनस b/a, यानी b का वैल्यू कितना है 7, यानी हो जाएगा आपका आंसर -7। अब बटे में a का मान कितना है 1 है, यानी आंसर कितना गया -7। बट आपसे भी क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यानी c आपका कितना है 2 और a कितना है आपका 1, यानी 2/1 मतलब कितना 2, यानी आंसर आपका क्या हो गया 2। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक द्विघात समीकरण है। आपको बताना है, आपको चेक करना है कि ये जो आपको दिया हुआ है क्या ये द्विघात समीकरण है। अब बताइए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, द्विघात समीकरण का। अगर कोई समीकरण इस रूप में हो तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में है। अगर ये इस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा -3x, इसको इधर लेके आ जाएंगे यानी +7 बराबर 0। देखिए आप साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो टर्म था यानी ये वाला जो टर्म था ये क्या है, नहीं है। और अगर किसी भी समीकरण में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो यानी इसका जो आंसर होगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या होगा आंसर, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका इस रूप में नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान या फिर भिन्न हो तो बताइए। देखिए ये जो आपको डी दिया है ना, ये होता है आपका विविधकर, ठीक है ना। विविधकर से हम लोग को पता चलता है कि आपका जो मूल होगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक और समान होगा या फिर वास्तविक मूल नहीं होगा। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि वास्तविक एवं असमान, तो वास्तविक और असमान आपको तभी मिलेगा जब आपका डी का जो मान है ना वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए अगर आपका डी यानी विविधकर अगर आपका डी 0 के बराबर है, इसका मतलब आपको जो मूल मिलेगा वो वास्तविक और समान मिलेगा। और अगर डी आपका 0 से ज़्यादा है तो आपका मूल वास्तविक और असमान मिलेगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, डी जो है आपका 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन अगला आपका है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 4 का गुणज आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में कितना 4 का गुणज है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि ये जो है ना आपका एपी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग एपी फाइंड करते हैं। तो 10 के बाद पहला गुणज क्या होगा 4 का, वो होगा आपका 12।
12, उसके बाद 4 जोड़ दीजिए 16, 4 20, 4 24, करते करते कहाँ तक चले जाएंगे 250। 250 तो 4 से भाग लगेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 248। तो देखिए यानी आप यहाँ से आपका पहला टर्म जो है वो आपका 12 आ गया। डी यानी डिफरेंस जो होगा आपका 16 माइनस 12 यानी 4 आ गया। और ये जो आपका लास्ट टर्म दिया है मतलब ए एन आपको दिया हुआ है कितना 248। अब जब आपको ए एन दिया हुआ है 248 तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एन का मान, क्या निकालना है एन का वैल्यू निकालना है आपको। देखिए ए आपका दिया हुआ है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है आपका, डी कितना है 4 बराबर 248। अब देखिए 12 को इधर लेके आ जाइए आप, यानी n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। देखिए यानी n माइनस 1 गुना 4 बराबर 248 माइनस 12 यानी 236, यानी n माइनस 1 बराबर 236 आप भागा 4, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 9 36, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपका 59, यानी n बराबर कितना आ गया 59। इसको इधर ले आइए प्लस 1, यानी n बराबर कितना आ गया 60। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत आंसर आपका आया है, यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसा संख्या है जो 4 का गुणज है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन ये आपका त्रिभुज से दिया हुआ है, ठीक है ना, त्रिभुज का क्वेश्चन है ये। और कह रहा है कि यदि DE समांतर हो BC के, मतलब ये जो DE है इसके क्या है समांतर है, तो DE अगर इसके समांतर है तो त्रिभुज के चैप्टर में एक दिया है आपका थेल्स परिमेय, इसको हम लोग थेल्स परिमेय से सॉल्व करेंगे। तो थेल्स परिमेय कहता है कि AD बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC। मतलब ये देखिए ये वाला पीस बटा ये वाला पीस, ये वाला पीस बटे में ये, मतलब कि इसका जो अनुपात होगा इसके अनुपात के बराबर होगा। बस सिंपल है, इसका आपको वैल्यू दिया। देखिए तो AD का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 बटे BD का वैल्यू कितना है 1.5 बराबर। अब AE आपको निकालना है तो AE की जगह पे AE छोड़ देंगे हम लोग, और EC भी आपको दिया है, देखिए 1 दिया हुआ है आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है ना, तो AE गुना 1.5, तो 1.5 AE बराबर 3 गुना 1 3, यानी आपका AE जो आया वो कितना आया, देखिए 3 अब बटे में 1.5, इसको हटा दीजिए आप, एक जीरो आ जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30, यानी AE का मान क्या आया 2 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले एक प्यारा सा त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा त्रिभुज ABC। देखिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस का, ये आपका एक्चुअली में पाइथागोरस दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय। ये कह रहा है क्या कहता है ये, देखिए अगर AC का स्क्वायर, अगर ये वाला जो है इसका स्क्वायर, अगर AB का स्क्वायर प्लस इस BC का स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो है ना ये सबसे लंबा साइड होगा, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी के सामने वाला जो कोण होगा ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी आपका जो कोण होगा वह कोण B होगा जो कि 90 डिग्री का होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कोण B। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कहता है कि यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 रेशियो M2 के अनुपात क्या होगा। देखिए या फिर क्या होंगे, हम मान लेते हैं ये एक रेखा है, यहाँ पे बिंदु क्या है बिंदु A, इसका जो निर्देशांक वो है क्या है x1 y1 है। चलिए ये मान लेते हैं बिंदु B, इसका निर्देशांक x2 y2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए इसका ये जो है वो इसका विभाजन बिंदु है। अब कहता है कि विभाजन बिंदु जो है ना वो क्या है मध्य बिंदु है। अरे अगर ये मध्य बिंदु है इसका मतलब ये 1:1 में होगा,
या फिर कह सकते हैं कि ये जो OA का जो डिस्टेंस होगा OB के डिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब M1 रेशियो M2 जो होगा वो 1:1 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि बिंदु XY की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी। अब देखिए जरा सा, कहता है कि ये जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दूरी है, ये मैं हूं और ये आप हैं। मेरा निर्देशांक है x, y और आपका निर्देशांक है 0,0 जो कि आप मूल बिंदु है, ठीक है ना। अब कहता है कि आपका और मेरा डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र कहता है कि x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 0, तो क्या होगा x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y कितना है y, और y2 कितना है 0, यानी y माइनस 0 कितना 0, y माइनस 0 कितना y, यानी y का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जब भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किसी भी बिंदु का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आपका आंसर यही हो जाएगा। यानी ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आपका प्यारा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का। काफ़ी बच्चे से डरते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है। इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस डिवाइडेड बाय, कहता है क्वेश्चन कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बराबर होगा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि 1045 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, यानी 1 माइनस 1045 का वैल्यू 1, यानी 1 का स्क्वायर, अब बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1, यानी 1 माइनस 1 0 और बटा 2, यानी आंसर कितना आ गया 0, यानी इसका जो वैल्यू होगा ये कितना आ गया 0 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है ट्रिग्नोमेट्री का ही है। अब साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे पूरक कोण का, जिसमें क्या करना पड़ता है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। चाहे तो आप ऊपर में चेंज कर दीजिए, साइन को कोस बना दीजिए, या फिर कोस को साइन बना दीजिए, काफ़ी सिंपल है। देखिए और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए तो हम लोग साइन को चेंज करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन 90 माइनस 72। देखिए तो साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये चेंज, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। और नीचे वाला जो है आपका cos 72 ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए तो आ गया फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, तो यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 72, यानी क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी cos 72 अब बटे में cos 72। देखिए तो आराम से कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1। काफ़ी आसान चैप्टर है ये अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। देखिए अब कहता है कि यदि tan a का वैल्यू 4/3 है तो sin a का मान क्या होगा। देखिए एकदम पूरा लॉजिक के साथ क्वेश्चन बनेगा। देखिए tan a बराबर 4/3। अब आपको पता होना चाहिए कि tan जो होता है वो होता है P/B। आपको 3 चीज़ चाहिए, P/B/H। क्या चाहिए P/B और H। यहाँ से हम लोग H निकाल लेंगे तो H का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना √25, मतलब वैल्यू आ गया 5, यानी H जो आया आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, साइन पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, साइन कॉस एक्स कोट कुछ भी पूछ सकता है। तो आपसे पूछा है साइन, हल्का सा सवाल, यानी साइन ए। अब साइन होता है P/H। अब P का मान कितना है 4, अब बटा H कितना आया 5, यानी आपका आंसर कितना आ गया 4/5। तो आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। देखिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक प्यारा सा त्रिभुज। ये रहा आपका त्रिभुज PQR, और ये जो Q है आपका समकोण, मतलब 90 डिग्री है। कहता है कि PQ का मान कितना दिया हुआ है, PQ दिया आपका 3,
उसके बाद पी आर आपको दिया हुआ है 6, कितना दिया है 6 आपको दिया हुआ है। तो कौन क्यू पी आर मतलब ये वाला कौन आपसे पूछा जा रहा है का मान क्या होगा। देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर ये कौन पूछ रहा है आपसे। अब आप ध्यान दीजिए कि ये कौन पूछ रहा है, इसका मतलब इसके सामने वाला जो है ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये होना चाहिए आपका पी, लेकिन पी तो आपको दिया हुआ नहीं है, आपको दिया है बी और आपको दिया हुआ एच, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है एच होता है, यानी ये हो गया आपका एच और ये आपका हो गया बी, मतलब बी और एच आपके पास अवेलेबल है। तो बी और एच किस में आता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो ये आता है आपका कॉस में, कॉस थीटा। अब अगर मान लेते हैं ये वाला अगर मेरा क्या है थीटा है, तो हम मान लेते हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बी बटा एच, बी बटा एच। तो बी कितना है आपका 3 और एच कितना है 6। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। अब आप देखिए कि कॉस थीटा बराबर 1/2। अब आप बता सकते हैं कि कॉस का कितना डिग्री के लिए 1/2 वैल्यू होता है, तो ये होता है 60 डिग्री के लिए, यानी आपका जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए क्योंकि cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन, कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए त्रिज्यखंड होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक आपका वृत्त है, ये आपका त्रिज्या, ये भी आपका क्या है त्रिज्या, ये कोण जो बना है ना ये आपका 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो कहता है कि ये जो त्रिज्यखंड है आपका इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है आपका थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, बटा 360 गुना पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर आपको कितना दिया देखिए तो 6, आर कितना दिया आपको रेडियस इसका दिया त्रिज्या 6, तो 6 गुना 6 कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 जाके 36, एक 6 से यहाँ से खत्म हो जाएगा आपका। इसको गुना कर दीजिए 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 और 1 13/7, मतलब आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए। आइए अब जल्दी से कर लेते हैं आखिरी का 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपन अपने पास है कि ये दोनों के दोनों काफ़ी एकदम इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है आपका। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, इसे एक थोड़ा सा छोटा है वृत्त है, इसका कितना है 6 सेंटीमीटर। फिगर बनाइए एकदम से आराम से बनेगा क्वेश्चन। कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। अब कहता है कि इस दोनों को मिला करके ना एक वृत्त बनाया गया जो क्या है जो बड़ा सा वृत्त है। अभी इससे बात होगा ये बड़ा होगा, इसका मान लेते हैं हम त्रिज्या r है। तो कहता है कि इसी का r आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जो होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं r, इसका हम जो ये जो वृत्त है इसका हम त्रिज्या r1 मान लेते हैं और इसका त्रिज्या r2 मान लेते हैं। तो पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर अब प्लस पाई r2 का स्क्वायर जो होगा ये आपका होगा पाई r स्क्वायर के बराबर, होगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया आपका, तो बच क्या रहा है आपका, बच रहा है r1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। 8 64 प्लस 6 के 36 बराबर r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर ये कितना आ गया आपका 100 बराबर r स्क्वायर, यानी r का वैल्यू कितना आ गया √100, मतलब r कितना आ गया 10। मतलब कि नया वाला जो वृत्त बनेगा ना उसका त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि इस दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर होगा, इस नया वाला वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन अपने पास है कि उस बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका
और आपको इसमें निकालना है कि जैसे मान लीजिए कमरा है, ठीक है ना, ये कमरा है, तो जो कोना कोनी होगा, जो लंबाई सबसे बड़ा लंबाई होता है एक रूम का, वो ऊपर का कोना से लेकर के नीचे का कोना होता है, जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये घनाभ है मेरा, एक रूम ज़्यादातर कैसा होता है, घनाभ तरह का होता है ये। अब कहते हैं कि ये आपका हो गया आपका घनाभ। अब कहता है कि इस कोने से लेकर के इस कोने तक का जो लंबाई होगा ना आपका, इस कोने तक का जो लंबाई होगा वो आपका सबसे बड़ा लंबाई होगा। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। करना कुछ नहीं, जो आपको दिया है ना, ये L दिया है, ये आपका B दिया है और ये आपका H दिया हुआ है, बस इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी √अंडर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। कभी भी अगर आपसे पूछ लिया कि इस रूम में सबसे बड़ा बांस कितना लंबाई का रख सकते हैं, या फिर बड़ा कुछ भी छड़ वगैरह रख सकते हैं, तो आपको यही सूत्र का इस्तेमाल करना है, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो R कितना आपका, L कितना है आपका 12, यानी 12 का स्क्वायर, प्लस B कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, अब प्लस H कितना आपका 8, तो 8 का स्क्वायर। ये देखिए तो कितना आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 289 आ रहा है। और देखिए 289 का जो वर्गमूल होता है ये होता है कितना 17। 289 का जो वर्गमूल कितना होगा आपका 17, मतलब 17 मीटर लंबाई का हम लोग बांस उस रूम में रख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।